नमस्कार साथियों, पोस्ट इंडिया 1947 में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा उस शख्स की जिस पर भारत के सबसे उम्रदराज देशद्रोही होने का आरोप लगा था। उनकी जब मौत हुई तब वो 84 वर्ष के थे। उनके मौत पर काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ। सरकार पर सवाल खड़ा किया गया क्योंकि उसकी मौत न्यायिक हिरासत में हुई। 5 जुलाई यानी कि आज के ही दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन अपने पीछे राज भरे कई सवाल लोगों के जेहन में छोड़ गए, जिसका जवाब आज भी उनके चाहने वाले खोज रहे हैं। आज कहानी आदिवासी और दलित समुदाय के हक-हकूक की लड़ाई लड़ने वाले फादर स्टैन स्वामी की, जिन पर कभी राजद्रोह लगा तो कभी नक्सली होने का आरोप। स्टैन स्वामी का जन्म 26 अप्रैल 1937 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। पिता खेती किसानी का काम करते थे और मां आम गृहिणी थी। थियोलॉजी और मनीला विश्वविद्यालय से सोशियोलॉजी में एमए करने के बाद उन्होंने ब्रसेल्स में भी पढ़ाई की। इस दौरान उनकी दोस्ती आर्च बिशप होल्डर कामरा से हुई। कामरा ब्राजील के गरीबों के लिए काम करते थे, जिसने स्टैन स्वामी को खूब प्रभावित किया। फिर स्टैन स्वामी भारत लौटने के बाद बेंगलुरु स्थित इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में काम करने लगे। उसके बाद झारखंड आ गए और यहाँ के आदिवासियों और वंचितों के लिए काम करते रहे। स्टैन स्वामी की पहचान एक रोमन कैथोलिक पादरी, आदिवासी अधिकारों के एक्टिविस्ट और मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में थे। झारखंड में जब विकास के नाम पर विस्थापन का सिलसिला शुरू हुआ, तब स्टैन ने मोर्चा संभालते हुए जनता विरोधी विकास के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, जिसे विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसी संगठन का नतीजा था कि फादर स्टैन स्वामी झारखंड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट यूरेनियम रेडिएशन से जुड़कर साल 1996 में यूरेनियम कॉरपोरेशन के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिसके बाद चाईबासा में बांध बनाने का काम रोक दिया गया था। वर्ष 2010 में फादर स्टैन स्वामी द्वारा लिखी गई जेल में बंद कैदियों का सच नामक किताब प्रकाशित हुई, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि कैसे आदिवासी नौजवानों को नक्सली होने के झूठे आरोपों में जेल में बंद कर दिया जाता है। फादर हाशिए में पड़े आदिवासी शिक्षा को मजबूत करना चाहते थे और यही कारण था कि स्टैन स्वामी रांची के नामकुम क्षेत्र में आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल और टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते थे। साल 2017 में फादर स्टैन स्वामी द्वारा कथित नक्सली गतिविधियों के लिए SC, ST और पिछड़ी जातियों के 72 कैदियों को लंबे समय तक हिरासत में रखने और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधान के तहत लगाए गए आरोप के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर किया था। इसमें फादर ने अनुच्छेद 21 के उल्लंघन का दावा करते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लंबी सुनवाई और कार्रवाई पर सवाल उठाया था और झारखंड के सभी 24 जिलों में अदालत की निगरानी में जांच की मांग की। ऐसा कहा जाता है कि स्टैन स्वामी भारत के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे जिन पर आतंकवाद होने का आरोप लगा था। इसके साथ स्टैन स्वामी पर पत्थलगड़ी आंदोलन के गंभीर मुद्दे पर झारखंड सरकार के खिलाफ बयान जारी करने के आरोप थे। आरोप लगा कि स्टैन स्वामी का मकसद समाज में हिंसा फैलाना है। इसके बाद झारखंड की खूंटी पुलिस ने स्टैन स्वामी समेत 25 लोगों पर राजद्रोह का केस भी दर्ज किया था। स्टैन स्वामी के जेल जाने फिर मौत के पीछे की कहानी बड़ी संदेहास्पद है। अलगार परिषद और स्थानीय NGO कबीर कला मंच के नेतृत्व में 1 जनवरी 2018 के दिन महाराष्ट्र के पुणे में भीमा कोरेगांव लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर वार्षिक उत्सव सभा का आयोजन किया गया था। यह सभा हर वर्ष साल 1818 की लड़ाई में दलितों के जीत के रूप में मनाई जाती है, जिन्हें शौर्य दिवस कहा जाता है। लेकिन जब 1 जनवरी के दिन समारोह सफलतापूर्वक होती दिख रही थी, इसी दौरान सभा हिंसात्मक हो गई। अनियंत्रित भीड़ ने दुकानों और गाड़ियों को तोड़ फोड़ और जलाना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप हिंसा में एक 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। आरोप था दूसरे पक्ष के लोगों ने सभा में आने वाले लोगों पर हमला किया था। इसके कार्रवाई में हिंसा बहाल हो गई। देखते ही देखते पुणे में हुई यह जातीय हिंसा
महाराष्ट्र के 18 जिलों में फैल गई। हालांकि तब मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान में लेते हुए किसी तरह हालात को काबू किया था। बाद में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा इस कार्यक्रम में मौजूद आदिवासी और दलितों के लिए काम करने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी, सुधा भारद्वाज, वर्नोन गंजल्विस, वरवर राव, हनी बाबू, आनंद तेलतुंबड़े, सोमा सेन, गौतम नवलखा समेत अन्य लोगों के खिलाफ हिंसा फैलाने के आरोप संदिग्ध मानते हुए कार्रवाई किया गया था। इसी मामले में बाद के दिनों में अधिकतर सामाजिक कार्यकर्ताओं पर अर्बन नक्सल होने का आरोप लगाया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र के पुणे स्थित वाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। 28 अगस्त 2018 की सुबह रांची में स्थित फादर स्टैन स्वामी के आवास पर सुबह 6 बजे के आसपास महाराष्ट्र और झारखंड पुलिस ने संयुक्त रूप से छापा मारकर फादर स्टैन के मोबाइल, लैपटॉप, कुछ ऑडियो कैसेट, कुछ सीडी, यौन हिंसा, राज दमन कानून और पत्थलगड़ी आंदोलन पर जारी किए गए एक हालिया प्रेस विज्ञप्ति को जब्त कर लिया था। यह छापामारी कई घंटों तक चलती रही, लेकिन इस दौरान फादर स्टैन को उन पर लगे आरोपों के विवरण के बारे में नहीं बताया गया। हालांकि पुलिस द्वारा पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा था। बाद में आई खबरों से पता चला कि यह छापेमारी पत्थलगड़ी मामले में फादर स्टैन और कांग्रेस के पूर्व विधायक थियोडर कीरो सहित 18 अन्य लोगों पर राजद्रोह के आरोप लगने के कारण किया गया है। इस कार्रवाई के पीछे झारखंड पुलिस ने फादर स्टैन को साल 2018 में खूंटी के पत्थलगड़ी आंदोलन में फेसबुक पोस्ट से लोगों को उकसाने का आरोप लगाकर उनके भूमिका पर राजद्रोह लगाया था। तो वहीं महाराष्ट्र पुलिस भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में संदिग्ध आरोपी मानकर फादर स्टैन के घर बगाईचा परिसर में छापेमारी किया था। इसके अलावा फादर स्टैन पर पत्थलगड़ी मामले में झारखंड पुलिस द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के तहत मामला दर्ज किया गया था। पत्थलगड़ी मामले में झारखंड पुलिस की तरफ से इन लोगों पर आईपीसी की धारा 121, जिसमें देश के विरुद्ध युद्ध करना या करने के लिए प्रेरित करना, धारा 121A देश के विरुद्ध युद्ध करने की साजिश रचना, धारा 124A देश के खिलाफ लिखकर बोलकर विद्रोह करना के तहत केस दर्ज किया गया था। फादर स्टैन स्वामी के घर पर छापेमारी के खिलाफ झारखंड के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वी स्टैंड विद स्टैन स्वामी के पोस्टर के साथ उस वक्त रांची में प्रदर्शन किया था और एक अपील जारी की। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी स्टैन स्वामी से मिलने उनके घर गए और पुलिस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद साल 2019 में पत्थलगड़ी मामले में फरार चल रहे फादर स्टैन को लेकर खूंटी पुलिस नामकुम पुलिस के सहयोग से फादर स्टैन के आवास बगाईचा परिसर में कुर्की जब्ती का कार्रवाई करती है। साल 2020 के जनवरी महीने में केंद्र सरकार के दखलंदाजी के बाद इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA को सौंपने के लिए महाराष्ट्र सरकार को मजबूर किया जाता है। NIA अपने जांच में कोरेगांव हिंसा मामले के कई आरोपियों पर प्रतिबंधित संगठन CPI माओवादी, कश्मीरी अलगाववादियों से संबंध रखने और कुछ लोगों पर प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र का आरोप लगाती है और NIA फादर स्टैन स्वामी के कंप्यूटर में देश विरोधी गतिविधियों के डाटा को साक्ष्य बनाती है और इसी आधार पर फादर स्टैन सहित कई लोगों पर UAPA की गंभीर धाराएं लगा दी गई। जिन लोगों पर ये आरोप लगाए गए थे उनमें मानवाधिकार कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर शामिल थे। जुलाई 2020 के 27, 28, 29 और 30 तारीख के दिन फादर स्टैन से NIA ने लगभग 15 घंटे की लंबी पूछताछ की। इस दौरान पत्थलगड़ी से लेकर भीमा कोरेगांव मामले में फादर स्टैन से सवाल किए जाते हैं। हालांकि NIA के इस लंबी पूछताछ में फादर स्टैन बताते हैं कि वो अपने पूरे जीवन काल में भीमा कोरेगांव कभी गए ही नहीं, फिर भी पुलिस उन पर आरोप लगा रही है। वो आगे बताते हैं कि पुणे पुलिस और खूंटी पुलिस आपसी सहमति से उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद 6 अगस्त 2020 को NIA दोबारा फादर से लंबी पूछताछ करती है। इसके बाद 8 अक्टूबर 2020 के दिन
मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी को NIA द्वारा रांची के नामकुम स्थित बगीचा आवास से गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर मुंबई कोर्ट में पेशी के बाद 23 अक्टूबर तक के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में तालोजा जेल भेज दिया गया। इसके बाद खबर आई कि स्टैन स्वामी द्वारा जेल में अनशन शुरू कर दिया गया है। भीमा कोरेगांव मामले में फादर की यह 16वीं गिरफ्तारी थी। फादर अपनी गिरफ्तारी को लेकर 6 अक्टूबर के दिन एक वीडियो जारी करते हैं, जिसमें वो अपनी गिरफ्तारी की आशंका को लेकर अपना पक्ष रखते हैं। बावजूद उन्हें 83 वर्ष के उम्र में जेल भेज दिया जाता है। पार्किंसंस रोग सहित उम्र संबंधी कई बीमारियों से पीड़ित फादर स्टैन स्वामी को चिकित्सा के आधार पर जमानत देने से भी इनकार कर दिया गया। इतना ही नहीं, बुजुर्ग फादर को सरकारी व्यवस्था के द्वारा पानी पीने के लिए सीपर तक देने से मना कर दिया जाता है, जबकि पार्किंसंस रोग से पीड़ित फादर स्टैन के लिए गिलास या कप पकड़ना भी मुश्किल हो गया था। उनकी सुनने की क्षमता खराब हो गई थी। उम्र होने की वजह से फर्श में फिसल गए, जिससे हाथ चोटिल हो गई और मई महीने से जीवन संघर्ष कर रहे फादर स्टैन को अंततः जेल में उन्हें कोविड-19 महामारी ने अपना शिकार बना लिया। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के पहल पर उन्हें हॉली फैमिली अस्पताल बॉम्बे में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। लेकिन 5 जुलाई 2021 को दोपहर 1:14 में उन्होंने अंतिम सांस ली। दोपहर करीब 2:30 बजे मेडिकल जमानत के लिए उनकी याचिका पर सुनवाई करने से पहले फादर स्टैन के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई ने बॉम्बे हाईकोर्ट बेंच के न्यायमूर्ति SS शिंदे और न्यायमूर्ति NJ जमादार की पीठ को बताया कि अब फादर इस दुनिया में नहीं रहे। होली फैमिली अस्पताल के डॉक्टर आरोन डिसूजा ने यह सूचना जारी किया कि फादर स्टैन स्वामी का दोपहर के समय दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। इसके बाद पूरे कोर्ट परिसर का माहौल गमगीन था, क्योंकि भारतीय कानून प्रक्रिया में एक सबसे बुजुर्ग आदमी पर देशद्रोह का आरोप लगा था, जिसे लोग सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में जानते थे, जिन्हें झारखंड में आदिवासी और वंचित समुदाय के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा के रूप में जाना जाता था। 84 वर्ष के जिस बुजुर्ग ने आजीवन समाज को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया, जिसने विचाराधीन कैदियों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हक अधिकार का कानूनी लड़ाई जारी रखा, उसकी मौत जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की तरह हुई, जो कि भारतीय कानून प्रणाली पर सवाल था। जोहार।